नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब इसके अंदर मैं 2, 3, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस जो है वो सारे कवर करती जाऊंगी। स्पेशली ये मैथ स्टैंडर्ड वालों के लिए ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली क्वेश्चन की क्वालिटी भी उस हिसाब से ही रहेगी। तो चलो, कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे, और सीधा शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने ही है। Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm, 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere। ठीक है, तीन आपको स्फेयर दिए हुए हैं। ओके, स्फेयर 1, स्फेयर 2 और स्फेयर 3, और तीनों में आपको रेडियस दिया हुआ है। इसको मैं R1 ले लेती हूँ 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है 6, 8 और 10। अब कह रहे हैं कि इन तीनों स्फीयर्स को, ठीक है, मेल्ट करके आपको एक सिंगल स्फीयर बनाना है। ओके, तो वो जो स्फीयर होगा उसका रेडियस क्या है वो बताओ। ओके, देखो बच्चों, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है, और वो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम उनका सेम होगा। बात तो कर में आई मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो वॉल्यूम उनका सेम होगा। अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ कैसे करना है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, ये जो 3 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, इनको अगर आप मेल्ट करके एक बड़ा वाला स्फीयर बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर सेम होगा। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर देखो तो 3 स्फीयर और तीनों का रेडियस अलग अलग है, मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, तीनों स्फीयर का लिख दिया, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। अब इसको मैं कैपिटल आर का दे देती हूँ सिंबल, तो पता चले कि रेडियस अलग अलग है। इतना क्लियर हुआ ना बच्चों। ओके, देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई सब में सेम है, तो एक काम कर लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन निकाल देते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। क्या बच गया हमारे पास, R1 क्यूब, यहाँ पर R2 क्यूब, और यहाँ पर R3 क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, यहाँ पे क्या बच गया, R क्यूब। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग कट कर सकते हैं। 4/3 पाई कट कर लिया। इससे क्या हुआ ना बच्चा, इससे आपका ये तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, प्लस टाइम सेव हो जाएगा। वरना तकरीबन स्कूल्स में ये सिखाया जाता है, बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आप ना तीनों स्फीयर का अलग से वॉल्यूम निकालो, इन तीनों को प्लस करो और फिर इसके इक्वल टू में रखो। गलत नहीं है, बिल्कुल सही सिखा रहे हैं, मैंने भी तो वही किया। बट द पॉइंट इज दैट कि कैलकुलेशन के पहले जो सिमिलरिटी है उसको काट लो। अब ना पाई के लिए लगाओगे ना क्या, तो आप सोचो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैथ्स में आपका जो होता है वो टाइम सेविंग और टाइम मैनेजमेंट, ये आपको मेन ध्यान देना होता है। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या बच गया, R1 क्यूब, वैल्यू सप्लाई कर लें। ठीक है, R1 में कितना है 6 क्यूब, R2 में कितना है बच्चा 8 क्यूब, और R3 में कितना है 10 क्यूब। ओके, इज इक्वल्स टू R क्यूब। ईजिली निकल जाएगा ना। ओके, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, ओके, और 10 का क्यूब होता है 1000, इज इक्वल्स टू R क्यूब। ओके, इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 71728 इज इक्वल्स टू R क्यूब। अब देखो बच्चा, आप लोग ने स्टैंडर्ड लिया है तो मैं इतना तो समझ गया वो प्लस प्लस करने आता है, तो मैं इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रही। ठीक है, बेसिक में थोड़ा डिटेल में सिखाती हूँ मैं, बट आप में मैं ये चीज़ नहीं कर रही क्योंकि आई नो। तो अब बेसिकली R निकालना है, तो 1728 का आपको क्या निकालना होगा, क्यूब रूट। ओके, तो इसका क्यूब रूट होता है 12 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। ओके, सो द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर बच्चों को ये तकलीफ हो कि मैम 12 आपने कैसे लिखा, हालांकि मुझे तो लर्न था, तो आप सिंपल फैक्टराइजेशन में जाएंगे। ठीक है, 2 8 जा 16, 1 कैरी, ओके, 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 2 का आप टेबल लगाते जाएंगे, 2 4 जा 2 3 जा 2 जा, ओके, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा देन 6 जा, ओके, 2 1 0 8 54, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7 जा, ओके, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, 1 जा। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हम लोग 3 3 का पेयर लेते हैं ना,
तीन तीन का पेयर तो नहीं बोलेंगे, ग्रुप, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के एक 2 आ गया, इन तीनों को मिला के एक 2 आ गया, और इन तीनों को मिला के एक 3 आ गया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया। बात समझ आई अच्छे से ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया, कोई टफ नहीं है, बेसिकली आपको दिखा इजी है। और ये क्वेश्चन जो है ये 2018 के आसपास के पेपर में पूछा गया था, और 3 मार्क का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ओके। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड दोज 2 नंबर्स, ठीक है। क्या बोला गया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, 2 नंबर्स हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हो, उसका डिफरेंस 180 आ रहा है, ओके। जैसे कि एक नंबर ए हो और एक नंबर बी हो, और इनका स्क्वायर करके इनका डिफरेंस करो तो कितना आएगा 180। इसके अनुसार जो स्क्वायर है, ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ओके। तो इन्होंने रिलेशन भी दिया हुआ है लार्जर नंबर का और स्मॉलर नंबर का। तो देखो हम लोग यहाँ पे आप कंपैरिजन देखो तो क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब कि स्क्वायर नंबर को जो है, सॉरी, द स्मॉलर नंबर जो है उसका कंपैरिजन लार्जर से किया गया है। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं ना, उसी को ही जनरली एक्स सपोज करते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है। सो क्या करेंगे हम लोग, हम सपोज करेंगे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, ठीक है, वो एक्स हो गया। अब देखो स्मॉलर नंबर कैसे क्या होगा वो देखना है हम लोगों को। देखो बच्चा ध्यान से देखना, क्या बोला गया, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। क्या बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या सपोज किया हम लोगों ने, एक्स किया। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब देखो 2 क्लू दिए होते हैं, ठीक है। एक क्लू का मैंने यूज़ कर लिया, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये क्लू मैंने यूटिलाइज कर लिया, द स्क्वायर ऑफ दिस वन। अब ऊपर का एक स्टेटमेंट बाकी है जिसको एज अ क्लू मैं आगे इक्वेशन फ्रेम करने में यूज़ करूँगी। याद करना बेटा, जब 4th चैप्टर होता है ना, तो 4th चैप्टर में आपको हमेशा 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और वो 2 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट जो है आपको सपोजिशन करने में हेल्प करता है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको इक्वेशन फ्रेम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सपोजिशन में काम आएगा। तो जनरली कंपैरिजन करने वाला जो होता है वो हम लोग सपोजिशन में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया था, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8, ओके। तो बेसिकली द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो मैंने उसको सपोजिशन के तौर पे यूज़ कर लिया। इतना क्लियर हो गया। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। अब बट ऑब्वियसली लार्जर नंबर पहले आएगा ना, ठीक है, वही उस तभी तो आंसर 180 आएगा, वरना अगर स्मॉलर पहले लिखोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। बस ये बारीक वाली चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 180, ठीक है। अब लार्जर नंबर क्या है बेटा, x, तो क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर क्या है बेटा 8x, तो क्या लिख दूँ मैं 8x, और स्क्वायर बोलता है स्क्वायर लिख दूँ ना। बस यहाँ तुम गलती करोगे, इसके लिए मैंने आपको बोला स्क्वायर लिख दूँ ना, और आप में से आधे लोगों ने मुंडी हाँ में हिलाई होगी, मुझे पता है कि हाँ हाँ मैम स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो स्क्वायर किया। बट देखो बच्चा, मैंने क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को ही हमने क्या लिया हुआ है 8x, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर को क्या होगा 8x, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि सपोजिशन हमने वैसे ही किया, बिकॉज आपको स्टेटमेंट वैसा ही दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो मैंने वही स्टेटमेंट लिख दिया, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बात पकड़ में आई। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 8x का भी स्क्वायर कर लेंगे और उनका आंसर नहीं आएगा, बेचारे बहुत मशक्क़त कर लेंगे पूरे पेपर में, टाइम भी चला जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, इज इक्वल्स टू 180। अब तो आसान है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, ओके 180 क्या लिख रही हूँ मैं अभी,
सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 180 अंदर ले लूँ तो माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो, और आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, जनरल इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको मन करे। बट ज़्यादातर ऐसे सम्स जो हैं वो ज़्यादा, देखो नंबर बहुत छोटे वाले, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर द फैक्टराइजेशन, जो जल्दी हो जाता है। फिर भी आपको जिस पे प्रैक्टिस है आप उसके साथ कर सकते हो, आंसर सब में आएगा। तो चलो, अब पहले एक्स स्क्वायर है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला फैक्टराइजेशन करना होगा। 180 के ऐसे फैक्टर सोचो जो आपको 8 दे। 180 के ऐसे फैक्टर सोचो जो आपको 8 मिले। बच्चा मैं इसको 18 इंटू 10 लिख सकती हूँ ना। 18 10 ज़ा 180। ठीक है, और 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ 180 के फैक्टर्स जो मैंने चूज़ किए, मुझे 8 था तो मैंने क्या किया, 18 इंटू 10 लिख दिया, 180 के फैक्टर हो ही गए। ठीक है, अब 18 में से 10 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो जो मुझे मिडल टर्म चाहिए वो मिल गया मुझे। ठीक है, बहुत आसान हो गया। चलिए, तो एक्स स्क्वायर, अब क्या लिखना होता है बेटा, जो आप चूज़ करते हो ना उसमें, जो आपने फैक्टर चूज़ किया उसमें ग्रेटर नंबर पहले लिखना होता है। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 18x, फिर लिखोगे स्मॉलर नंबर, क्या लिखोगे, 10x। इनके बीच की साइन कौन सी होनी चाहिए, इनके बीच की साइन ये होनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस। अगर इस टेक्निक से आपने स्प्लिटिंग किया ना बेटा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कभी भी आपका साइन में प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसके से कभी आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। और माइनस 180 बाद में लिख दिया। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको 4 मिल गए, तो ये 2 और ये 2 का ग्रुप बना दे। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 18, यहाँ पे 10 कॉमन आएगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, ध्यान देना। सो देयरफॉर x प्लस 10 एंड x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये 10 वहाँ पे चला गया, और x इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब देखो माइनस 10 तो हो नहीं सकता। ओके, तो माइनस 10 तो वैलिड है ही नहीं हम लोगों के पास, तो माइनस 10 कैंसिल कर दो। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब x क्या था हमारा, लार्जर नंबर। सो दस, ये जो मैं कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख रही हूँ ना, तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो आप कंक्लूजन स्टेटमेंट्स लिख के आना। ठीक है, इसकी भी आधी 1 मार्क तो जो है वो रहती है। सो द लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर क्या था बेटा। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या बोला है हम लोगों ने, यहाँ पर देखा जाए तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8x। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास स्मॉलर नंबर तो कुछ नहीं है, स्क्वायर है उसका, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8x। ठीक है, तो 8 के साथ 18 मल्टीप्लाई कर लिया अभी मैंने। ओके, तो 8 के साथ 18 अगर हम मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, करते हैं मल्टीप्लाई। सो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14। ओके, तो हमें स्मॉलर नंबर निकालना है ना। सो देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज़ 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर का क्या था, स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो 144 किसका है बेटा, 144 जो है वो 12 का है। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 12। इतना क्लियर हो गया, डन। ओके, नाउ प्लस माइनस, वैसे तो जनरली हम लोग स्क्वायर रूट को हटा के प्लस माइनस लिखते हैं, पर यहाँ पे प्लस में ही लिख रही हूँ, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का आंसर नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए स्मॉलर नंबर क्या हो गया, 18 और 12 हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and its broken bend so that the top of the tree touches the ground makes the angle of 30 degree with it। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से बीच से
टूट गया, बीच मतलब नॉट द मिडल, ठीक है, बस टूट गया और टूटने के बाद जो उसका ऊपरी हिस्सा था वो ज़मीन पे आके गिर गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कोशिश करें बनाने की तो समझो कि ये ट्री है, ठीक है, हंसना मत मेरे डायग्राम पर। ओके, ये ट्री है, ये पूरा ग्राउंड है। ओके, अब समझो कि ये यहाँ से ट्री जो है वो टूट गया। ओके, टूट गया तो समझो कि ये बेंड हो गया, ठीक है, और बेंड होके वो नीचे की तरफ आके गिर गया। ओके, तो ये कह रहा है कि ओके, अब देखो, टच इज़ द ग्राउंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो ये जब ग्राउंड को टच कर रहा है ना, तो ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंपल लाइन के तौर पे देखूं तो ये पूरा ट्री है, यहाँ से गिर जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आके झुक जाएगा, तो ग्राउंड के साथ ये हिस्सा कितना डिग्री बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। डन इतना। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, फुट ऑफ द ट्री और ये टॉप, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना बोला गया है, 18 मीटर। कितना बोला गया है, 18 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये फुट हो गया और ये टॉप हो गया, कितना हो गया, 18 मीटर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो पूरे ट्री का हम लोगों को हाइट निकालना है। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। चलो इसको थोड़ा सा अपन नंबरिंग दे देते हैं, लेबलिंग A B C D, ठीक है। अब देखो बच्चों, इम्पॉर्टेंट बातें कुछ, पहले तो जो भी है वो लिख दो। अब बेसिकली AC पूरा का पूरा ट्री है ना, AC इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ ट्री, जो हमें एक्चुअली निकालना है। ओके, अब देखा जाए तो ये किससे मिलके बना है, ये AB प्लस BC से मिलके बना है, AB प्लस BC से मिलके बना है। इतना क्लियर हो गया। ओके, CD की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, CD इज़ द ग्राउंड डिस्टेंस 18 मीटर, ठीक है। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ओके, अब सुनो, ये जो ट्री का ऊपर का हिस्सा था यही गिर के नीचे की तरफ आया, मतलब कि AB और ये BD की वैल्यू सेम होगी ना। देखो आपके सामने फिगर है, ये वाला जो ऊपरी हिस्सा था ट्री का वही नीचे गिर के आ गया, तो बेसिकली ये जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो है वो दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, लेंथ सेम ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर AB और BD की वैल्यू सेम है। तो अब मैं यहाँ पे AB प्लस BC लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं BD प्लस BC भी तो लिख सकती हूँ। ओके, BD प्लस BC भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तब जाके मुझे AB मिलेगा, AC मिलेगा। ओके, दोबारा कह रही हूँ मैं, हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालना है H, वो H मुझे कैसे मिलेगा, BD, ये वाले से, ये वाला क्या है, ये वाला और ये वाला हिस्सा सेम है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पूरा जो है वो ट्री का हाइट है, ठीक है। तो मुझे AB और BC निकालना है, तो यहाँ पे AB तो देखो निकल नहीं सकता क्योंकि AB के साथ कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। ओके, इसके लिए मैं दिमाग लगा रही हूँ कि अब AB कैसे निकालूँ, चलो BC तो निकल जाएगा बिकॉज ट्रायंगल का ये एक पार्ट है, AB कैसे निकालूँ, तो दिमाग यही काम कर रहा है कि भाई AB और BD सेम है, क्योंकि यही ट्री टूट कर तो नीचे आ गया, तो AB और BD सेम है, तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर BD प्लस ये जो BC वाला जो बाकी का ट्री का पोर्शन है इनका प्लस कर दूँ। तो बेसिकली मुझे भी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, ना अब थीटा हमें ये दिया हुआ है, लेट्स से कि ये x निकालना है, ठीक है, और ये y निकालना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मैं मानूँ तो ये वाला हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये वाला हो जाएगा ऑपोजिट साइड, और ये वाला है हाइपोटेन्यूस। डन। मुझे एडजेसेंट दिया हुआ है, ऑपोजिट निकालना है, मुझे एडजेसेंट दिया हुआ है, ऑपोजिट निकालना है। एडजेसेंट और ऑपोजिट का रिलेशन होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हेयर इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC, ठीक है, सॉरी BC अपॉन CD। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC क्या है x और CD क्या है 18। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना, तो इसके लिए पहले मैंने उल्टा लिख दिया था। चलिए, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3
इज इक्वल्स टू x अपॉन 18, 18 को यहाँ पे ले लो तो 18 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। अब हमें BD निकालना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब देखो बेटा दिया क्या हुआ है, एडजेसेंट, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। दोबारा दिया क्या है, एडजेसेंट, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। रिलेशन सोचो, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कॉस, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि CD अपॉन BD। तो कॉस 30 डिग्री हुआ, कॉस 30 इज इक्वल्स टू CD कितना है 18 और BD क्या है y, आपके सामने ही है y और 18। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, ठीक है। सो √3 अपॉन 2, 18 अपॉन y, ये y को यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा, तो y यहाँ पे आ गया, 18 इंटू 2 यहाँ पे आ गया और √3 नीचे आ गया। कोई शक नहीं ना? ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू 36 अपॉन √3, ठीक है, क्लियर। ओके, अब मुझे तो एक्चुअली हाइट निकालनी है। हाइट में मैंने क्या लिखा हुआ है, BD प्लस BC। BD क्या है y, BC क्या है x, मतलब कि मुझे y और x की वैल्यूज़ प्लस करनी है। मिल तो दोनों गई हैं, बस प्लस ही करनी है, ठीक है। चलो पेज टर्न करके कर लेते हैं हम लोग। सो हाइट ऑफ द ट्री इज x प्लस वाई। ओके, x की वैल्यू आ गई 18/√3 और y की वैल्यू है 36 अपॉन √3। अब सेम डिनोमिनेटर है तो सिंपल 18 प्लस 36 होल अपॉन √3 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी 54/√3, ठीक है। अब मैथ का रूल है कि आप इरेशनल नंबर नहीं रख सकते हो डिनोमिनेटर में, इसके लिए उसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा, मतलब कि उसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो नंबर के साथ। तो 54/√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, ठीक है। 3 का टेबल जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया बेटा, 18√3 मीटर। डन, क्लियर। ओके, अब यही सम आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं अपनी मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करूँ तो शायद उसके अंदर ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वो 8 मीटर दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने 18 दिया है, तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन पूरा वही है, बस उन्होंने क्या कर लिया, वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से सम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस बोर्ड करता है। चलो बच्चों, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, 4th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आपको मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स में समझो कि पहले यहाँ पर था, पहले मिनट हैंड यहाँ पर था, अब 20 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 10 15 और 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये मिनट हैंड जो है, देखो ये सेंटर हुआ और ये सर्कल की तरफ जा रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ 21 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। तो ये कह रहा है कि कितना एरिया स्वेप्ट होगा, मतलब कि अगर मैं इसको नॉर्मली यूँ बनाऊँ, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितना एरिया कवर किया वो मैं बताओ। तो अब मेरे को बताओ बेटा, ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली हमें माइनर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अब माइनर सेक्टर के फॉर्मूला के हिसाब से हमें थीटा की ज़रूरत है, और थीटा इन्होंने दिया नहीं है हम लोगों को, बट इन्होंने ये दिया है कि भाई 20 मिनट तक पूरा घूम रहा है। देखो यहाँ से लेकर पूरा घूमेगा तो दैट इज़ 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो बेसिकली 60 मिनट्स के लिए वो 360 डिग्री कवर करता है। तो यहाँ पे कितनी देर घूम रहा है, 20 मिनट।
तो 20 मिनट के लिए कितना थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो देयर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 360, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 60 अपॉन में आ गया, ठीक है। सो 0 0 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 120 ज़ा, तो कितना आया 120 डिग्री। डन, ओके चलो चलते हैं आगे। 120, हाँ ओके। सो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई इज 22/7, रेडियस 21 स्क्वायर थीटा 120 अपॉन 360, ठीक है ना। 22/7 इंटू 21 दो बार लिख देंगे, 120 यहाँ पे नीचे 360। कैलकुलेशन को इजी करना ना, सब मल्टीप्लाई करके फिर ये या इसका स्क्वायर करके फिर आंसर लिखो, ऐसा मत करो। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, क्यूब है 3 बार लिख दो, बात खत्म, ठीक है। मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फिर कटिंग तो करनी है ना, तो डबल मेहनत क्यों करें हम लोग, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना। 0 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 7 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बच गया बच्चा हमारे पास 22 इंटू 21, ओके। बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ओके। 22 21 22 44, ओके 264, कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। डन, आंसर ओके। कोई दिक्कत नहीं ना, इजी है ना, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज रेडियाई आर 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ओके। अब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि एक दूसरे के अंदर, तो एक ये सर्कल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कल, ठीक है। सो द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज रेडियाई आर 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटर है, अगर हम लोग ग्रेटर सर्कल मानते हैं, ये रहा ग्रेटर सर्कल, ठीक है, तो इसका जो रेडिया है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और एक स्मॉलर सर्कल है ये वाला, ठीक है, इसका रेडिया जो है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल, ओके। अब मैं एक बार दोबारा फिगर बना देती हूँ। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। देखो सर्कल में कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये आउटर सर्कल है, ठीक है, समझो कि ये आउटर सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं कि वो इनर सर्कल के पॉइंट को टच करता हुआ पास हो रहा है ना, इस तरीके से, ओके। तो अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इस कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है। ये हुआ सेंटर, ये यहाँ पे टच करोगे स्मॉलर सर्कल का 7 सेंटीमीटर रेडियस पहले बता दिया, और ये यहाँ पे टच करोगे अगर यहाँ से, तो ये हो जाएगा आउटर सर्कल का रेडियस। सेंटर से बाहर के सर्कल को टच कर रहा है तो आउटर सर्कल, जिसका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, बेसिकली अगर आप ध्यान दो, इसको मैं ए बी और यहाँ पे एम नाम दे देती हूँ, ठीक है। आप ध्यान दो तो ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल में ये जो ए बी है वो टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल से वो एक पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा है, तो टेंजेंट, ओके। तो अब एज पर द नॉलेज, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री, ये तो होता ही है। एंड ऑल्सो रेडियस बाइसेक्ट्स, ओके। अब बेसिकली रेडियस नहीं आता यहाँ पर, बेसिकली अ लाइन पासिस फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आपने 9th में सीखा होगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे लाइन passes through center,
ओके, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करती है। तो मतलब कि ए बी जो है ए एम और एम बी में डिवाइड हो गया और इन दोनों की वैल्यू ए बी के हाफ होगी। इतना क्लियर। चलो अब जैसे ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री लगाएंगे। 90 डिग्री मतलब कि पाइथागोरस से हम लगा देंगे यहाँ पर हम लोग। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ओ एम बी, ओके, जहाँ पे एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ बी कितना है बेटा 25, ओ एम कितना है 7 और एम बी निकालना है। सो 25 का स्क्वायर इज 625 इज इक्वल्स टू 49 प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, सो 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। ओके, माइनस कर लेते हैं हम लोग 4। ठीक है, 625 को 49 से माइनस कर लेते हैं 1 जा। ठीक है, यहाँ पे आया 4। ओके, नहीं 6 आएगा। ओके, 6 5 11 में से जाएगा 4 तो 7 5। ठीक है, तो कितना आया, एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। ओके, 576 जो होता है वो होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो एम बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। सो एम बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। ओके, नाउ इन लोगों ने हमें कहा है कि भाई ए बी निकालो, और हमने बता दिया कि एम बी जो है वो ए बी का हाफ है, मतलब कि ए बी जो होगा वो एम बी का डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इज़ डबल ऑफ एम बी। क्यों, इसको नंबर 1 डाल के आप लिख दो, बिकॉज 1 हमने 1 में पहले ही बता दिया है। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2, एम बी की वैल्यू जस्ट नाउ 24 निकाली हम लोगों ने। तो ए बी कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर ना, समझ आ रहा है ना क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो बच्चों 6 क्वेश्चन, मीन इज 18। ओके, तो मीन आपको 18 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एफ निकालना है। ये रहा आपका क्लास बॉक्स कंप्लीट। तो क्लास इंटरवल है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, ऐसे करके 25 तक। फ्रीक्वेंसी आपको एफ आई दी हुई है। अब मीन निकालना है तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना होगा। ओके, एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, जिसमें हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो ये 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा 24। ओके, 13 प्लस 11 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा 12। डन। ओके, सिमिलरली 15 प्लस 13 कितना होगा 28, 28 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 14। ओके, 2 का गैप आ रहा है बच्चों, एक और ट्राई करके देखते हैं। 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा 32, 32 को डिवाइड करोगे 2 से तो 16। ओके, तो 2 का गैप आ रहा है, बस लिख दो, सब में 2 प्लस कर लो। 18 20 22 24। डन इतना। ओके, इस बार हम लोग डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। एक एक मेथड सिखाती जाऊंगी, जैसे अभी डायरेक्ट मेथड किया, फिर एक और सम ले लूँगी जिसमें हम लोग अज्यूम करेंगे, फिर एक और सम में स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो आपके तीनों मेथड कवरअप भी हो जाएंगे। तो चलिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो पहले तो एफ आई एक्स आई निकालना होगा, मतलब कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई। ठीक है, चलो तो फटाफट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास, ओके 12 इंटू 7, सो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 84। ओके, 6 इंटू 14, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 84। 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 कितना होगा 14। 13 और 18 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो एक बार फटाफट से कर लेते हैं।
13 इंटू 18 कितना हो जाएगा 234, ओके 234 या f इंटू 20 इज़ 20f, ओके 22 इंटू 5 इज़ 110 and 24 into 4, okay, into 4 is 96। डन बच्चों, क्लियर हो गया। नाउ इनको प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे इनको प्लस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए सिग्मा Fi Xi निकालना है, ओके। सो क्या हो जाएगा 84 प्लस 84 168, 168 प्लस 144 312, 312 प्लस 234 546, 546 इसको नहीं लेंगे क्योंकि f मिसिंग है, सीधा आ जाओ यहाँ पर। 546 प्लस 110 656 प्लस 96, ओके कितना आया 752 प्लस 20f, ओके। और यहाँ पे Fi प्लस कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22 प्लस 13 35 प्लस 5 प्लस 4 9, तो 44। तो सिग्मा Fi कितना आया 44 प्लस ये f। क्लियर हुआ ना कैसे किया, ठीक है। सारे नंबर्स को प्लस कर लिया और f प्लस में ये भी यहाँ पे मिसिंग था, इसके लिए सबको प्लस करके फिर प्लस 20f। डन, चलो फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो x बार इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f, ठीक है। x बार इन्होंने दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर 18। सो 18 इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 18 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ पर, तो 44 इंटू 18 कितना हो जाएगा 792, ओके। फिर ये 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f, ठीक है, ओके। अब f वाला टर्म एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे लेके आ गई, तो 792 प्लस का माइनस 20f, ये प्लस का वहाँ जाएगा तो माइनस, ठीक है। चलो तो 792 में से 752 माइनस कर लें तो 40 आएगा, और यहाँ पे 20 में से 18 गया तो 2f, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू f, तो f कितना हो गया 20। डन, क्लियर ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, 7th क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹2500 कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फर्स्ट 4 रैंकर्स ऑफ द क्लास 10th, ठीक है। अब टोटल कितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2500। कितने रैंकर्स हैं क्लास के 4 मेन पहले रैंकर्स। इफ़ ईच प्राइस इज़ ₹250 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। मतलब कि अगर समझो कि एक आगे वाले को 1000 रुपये मिले हैं तो सेकंड वाला जो रैंकर होगा उसको 250 रुपीज़ कम मिलेंगे, ओके। क्लियर हुआ ना, जैसे कि उसको मिलेंगे 750, फिर थर्ड वाले जो होगा उसको 250 और कम मिलेंगे। तो इस तरीके से हर बार 250 रुपीज़ कम मिलते जा रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हर एक रैंकर को कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें निकालना है। टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2500। कितने रैंकर्स हैं 4 रैंकर्स हैं, मतलब कि जो SN है, ओके, SN की वैल्यू हमें दी हुई है 2500, ओके। नंबर ऑफ रैंकर्स कितने हैं, N कितने हैं 4। हर बार 250 रुपये कम होते जा रहे हैं, मतलब कि -250, ठीक है, कम होते जा रहे हैं ना, तो -250, ओके। सो नाउ हम लोगों को बताना है कि हर एक की क्या क्या प्राइस होगी। तो पहले हमें फर्स्ट अगर रैंकर की पता चल जाएगी, उसको कितना अमाउंट मिला, तो बस फिर उसमें से 250 माइनस करते जाओ तो आपको बाकी 3 की पता चल जाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है A, ठीक है। अब SN दिया हुआ है तो लगा दो SN वाला फॉर्मूला। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। SN इज S4 4/2 2a प्लस 4-1d। S4 की वैल्यू 2500, ये 2 हो जाएगा, 1 जा 2 जा
2a प्लस 4 माइनस 1 इज़ 3 और d की वैल्यू क्या है -250। ओके, नाउ 2500 इस 2 को नीचे ले लो तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस माइनस 0 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 750। ठीक है, कटिंग कर लें इसको हम लोग, 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा। ओके, तो क्या हो गया 1250 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 750। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो 1250 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 2a। ओके, प्लस कर लेते हैं हम लोग 1250 और 750 को, 0 0 10 कितना आएगा 10 21 20। ओके, तो कितना हो गया 2000 इज इक्वल्स टू 2a, तो a कितना हो गया 1000। डन इतना। ठीक है, तो जो फर्स्ट रैंकर है उसको कितना मिलेगा 1000, जो सेकंड रैंकर होगा उसमें से 1000 में से आपको 250 माइनस कर लेने हैं 750। ठीक है, देन थर्ड जो रैंकर है 750 में से 250 और निकाल दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 750 में से 250 500 ही रहेगा ना। ओके, 7 और फोर्थ जो रैंकर होगा उसको 500 में से 250 निकाल दो तो कितना बचेगा 250। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 8th क्वेश्चन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। ठीक है, देखो बच्चों, अब जनरली तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, नीचे नहीं आते हैं। अब अगर नीचे आए हैं तो हम एक्चुअली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको पहले हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे लेट 1/√x इक्वल्स टू u एंड 1/√y इक्वल्स टू v। ठीक है, ये सपोजिशन कर लेंगे हम लोग। सो 2, अब देखो मेरी बात सुनो, ये 2/√x है ना, तो इसको 2 इंटू 1/√x लिख सकती हूँ ना। ओके, 1/√x को क्या माना है मैंने u, तो इस पूरे को हटाकर मैं क्या लिख दूँ 2 हटाकर u लिख दूँ, तो आ गया 2u डायरेक्टली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो 2√x है तो 2u प्लस 3√y है तो √y की जगह v, तो पूरा का पूरा v आ जाएगा इक्वल्स टू 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ पर 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1 सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है, देखो v की जो साइन है ना वो प्लस माइनस मतलब अपोजिट है, तो मैं टारगेट v को बनाना चाहूँगी। तो v को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँ। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट कर रही हूँ। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 and 4, सॉरी 3 and 2। सो 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1 और ये हो गया 6u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 6। प्लस माइनस है कैंसल, 4 + 6 10u इज इक्वल्स टू -1 + 6 दैट इज 5। सो 10u इज इक्वल्स टू 5, तो u इज इक्वल्स टू 5/10, तो u इज इक्वल्स टू 1 ज़ा 2 ज़ा दैट इज 1/2। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। डन। अब v की निकालेंगे ना। अब ये u की वैल्यू जो 1/2 है वो हम अप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 1 2 3, जिसमें अप्लाई करनी है अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किस में अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड में कर लूँ, सॉरी फर्स्ट में। पुटिंग u इज इक्वल्स टू 1/2
in equation 1. So 2u plus 3v is equals to 2. u की जगह 1/2 plus 3v is equals to 2. 2 कैंसिल, 1 plus 3v is equals to 2. ये 1 वहाँ पे चला गया, तो 3v is equals to 2 minus 1. So 3v is equals to 1, तो v is equals to 1/3. ओके, पर हमें तो आंसर चाहिए x में ना, ठीक है, रूट x और रूट y है, तो मतलब x y वैल्यू निकालनी है. तो चलो बच्चों, हमने यहाँ पे u को क्या सपोज किया था, u को हमने सपोज किया था 1/√x. ठीक है, u की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√x. दोनों को उल्टा कर दो तो 2 इज इक्वल्स टू √x हो गया. मुझे x निकालना है, तो ये रूट यहाँ पे शफल हो जाएगा. ये रूट जब यहाँ पे आ गया तो वो बन जाएगा स्क्वायर. बात समझ आई? जब रूट्स इक्वल टू में शफल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, स्क्वायर में. तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई. यहाँ पे v क्या है बेटा, v हमने 1/√y लिया था. ठीक है, 1/√y इज इक्वल्स टू v. सो 1/√y इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है 1/3. अगेन सेम हो जाएगा, √y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9. ठीक है, तो y की वैल्यू 9 आ गई. डन ना, क्लियर? ओके, ये सम कितने मार्क का होगा सोचो? महज 2 मार्क का. मैम 2 मार्क का इतना लंबा क्या करें बेटा, आप स्टैंडर्ड में. ठीक है, तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ जाएगी. आप समझ सकते हो कि 2 मार्क में ही काफ़ी लंबे लंबे सम्स आ रहे हैं. ओके, तो प्लीज़ मेंटेन द स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, सब कुछ. तो स्टैंडर्ड वालों के तो ये बहुत टफ चीज़ है. ओके, तो ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान देना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. AB रेशियो PQ आपको दिया हुआ है 3:5. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको 81 दिया हुआ है और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है. ठीक है, देखो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और एरिया एक दिया हुआ है, एक निकालना है. तो ये होगा आपका थ्योरम 6.6 का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.6 जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का था ना थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. ठीक है, 81 दिया हुआ है हम लोगों को. 81 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB 3 और AB रेशियो PQ 3/5 होल स्क्वायर. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सॉरी एरिया ऑफ, हाँ क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी 81 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया. सो देयरफॉर 81 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 नीचे आ जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR शफल हो जाएगा. ठीक है, चलो 81 1 जा, सॉरी 9 1 जा 9, 9 9 जा 81. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 9. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 इज 22. सो 225 सेंटीमीटर. कहाँ की वैल्यू नहीं दी हुई है. ठीक, नथिंग. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 225, दैट्स इट. ओके, सेंटीमीटर दिया होता तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देती, पर कुछ बोला नहीं है. ठीक है, बात समझ में आई बच्चा कैसा करना है ना. ये भी 2 मार्क में पूछा गया है सम. ये सारे सम मैं बोर्ड के करवा रही हूँ. ठीक है बच्चा, सारे के सारे सम्स जो हैं वो बोर्ड के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही लिए हैं मैंने. अपने मन गलत कोई भी सम नहीं करवा रही मैं बोल दूँ कि ये वाला क्वेश्चन कहीं से भी मैं रेफरेंस बुक से ले लूँ और बोलूँ कि ये वाला सम बोर्ड में आएगा ही आएगा. ये जो सम बोर्ड में आ चुके हैं वो मैं करवा रही हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपको बोर्ड का एक पैटर्न समझ में आ जाए, आपको बोर्ड की लेवल क्लियर हो. ओके, तो मेरी कोशिश वही है. चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
सो बच्चों 10th क्वेश्चन, इफ p of x equals to x raised to 4 minus x square plus 1 find the value of 2 root 2. ओके चलो, सो नाउ p of x equals to x raised to 4 minus x square plus 1, p की जगह 2 root 2 अप्लाई करना है, मतलब कि x जहाँ पर भी है वहाँ पे 2 root 2 अप्लाई करना है. ओके क्लियर. नाउ 2 root 2 raised to 4. अब इसका मतलब है कि 2 के ऊपर भी पावर 4 लगेगा और रूट 2 के ऊपर पावर 4 लगेगा. ये वाली चीज़ दिखानी नहीं, बट अब आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ मैं. 2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा और रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा प्लस 1. ठीक है. नाउ 2 raised to 4 कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16. रूट 2 raised to 4 क्या होगा? तो देखो रूट 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो. हालांकि कुछ होशियार बच्चों को समझ में आ ही चुका होगा क्या करना है. रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 2 ज़ा 4, क्या हो गया 4. ठीक है ना. रूट 2 के ऊपर पावर 4 है तो 4 बार रूट 2 लिख दिया. 2 का मल्टीप्लाई लाइक रूट 2 2 हो जाता है. ये रूट 2 हो जाता है. बीच में क्या है? मल्टीप्लाई की साइन है तो 4 आ गया. माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2. रूट 2 का स्क्वायर है 2 बार किया ना. अभी क्या आया? 2 आया ना बस. प्लस 1. ओके तो 16 4 ज़ा 64 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1. ठीक है. 64 में से 8 जाएगा ना. ओके कितना बचेगा यहाँ पर? 56 है ना. या 64 माइनस 8 करेंगे तो 56 प्लस 1 तो दैट इज़ 57. आ गया आंसर. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If sec 4a is equals to cosec a minus 20, find the angle A. Okay. Sec 4a is equals to cosec a minus 20. अब देखो जब भी ऐसा कुछ हो ना बेटा तो आपको रेशियो को सेम करना होगा. मतलब या तो आप sec को कन्वर्ट कर लो cosec के अंदर या तो cosec को कन्वर्ट कर लो sec के अंदर. अब cosec का एंगल वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. a माइनस 20 है तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं sec को cosec में कन्वर्ट करूँ. अब आपको एक पता होगा आइडेंटिटी कि sec में से 90 में से थीटा कर लो तो cosec में कन्वर्ट हो जाएगा. पता है ना ये. ओके तो ये आई थिंक 8.3 की ही आइडेंटिटी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 4a. ठीक है मैंने कन्वर्ट कर लिया. देखो जब भी 90 में से आप एंगल को माइनस कर लोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा. इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20. cosec हटा देंगे. 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20. 90 प्लस 20, ये 20 को यहाँ शिफ्ट कर लिया और 4a को वहाँ पे, तो a प्लस 4a. ठीक है क्या हो गया? 110 इज इक्वल्स टू 5a. सो 110 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू a. ठीक है. सो a इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 2 ज़ा. ओके तो एंगल a कितना आ गया? 22. डन. क्लियर. आसानी था. ठीक है टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा कोई क्वेश्चन तो है ही तो उसके हिसाब से ही था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों सो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हैज़ जीरोस अल्फा एंड बीटा. नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा. ठीक है तो आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके जीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं. ठीक है तो अब अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो a की जगह 1, b की जगह -2 और c की जगह -8. ओके इतना क्लियर है. ओके नाउ अब अगर हमारे पास जब जीरोस होते हैं अल्फ़ा बीटा तो दो रिलेशन होते हैं. पहला रिलेशन होता है सम का. तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? -b अपॉन a. माइनस b की वैल्यू -2 अपॉन a1 तो क्या हो गया 2. और सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट का दैट इज़ c अपॉन a -8 अपॉन 1 दैट इज़ -8. इतना क्लियर हुआ. ओके अब कह रहा है कि आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है जहाँ पर आपको दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं 2 अपॉन अल्फ़ा एंड 2 अपॉन बीटा. ठीक है चलो सो
अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर हमें कोई भी इक्वेशन फ्रेम करनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, यही होता है ना। इक्वेशन फ्रेम करने का फॉर्मूला तो यही होता है। तो अगर आपको यहाँ पे दो ज़ीरोस दिए हुए हैं, 2/अल्फ़ा 2/बीटा, तो हम लोगों को इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो पहले सम ऑफ द ज़ीरोस निकाल दें यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ द ज़ीरोस दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखना है, 2/अल्फ़ा प्लस 2/बीटा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा ना मैं क्या किया। ओके, अगर ये चीज़ नहीं लिखनी है तो आप सिंपल यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोस भी लिख सकते हो। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 बीटा प्लस 2/अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये बीटा यहाँ हो गया, ये अल्फ़ा यहाँ पे हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी निकाली है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली -8, ठीक है, वो लिख दिया। ओके, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/-2 आया, ठीक है। ये सम ऑफ द ज़ीरोस की वैल्यू आ गई। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वही होता है ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2/अल्फ़ा इंटू 2/बीटा। 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है -8, ठीक है। तो लिख दिया हम लोगों ने -8, 1 ज़ा 2 ज़ा, कितना आया, -1/2। ओके, चलिए इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं हम लोग। सो to form equation we need x square minus sum of zeros x plus product of zeros, ठीक है। सो k x square sum of the zeros अल्फ़ा प्लस बीटा ना, सम ऑफ द ज़ीरोस, ये रहा सम ऑफ द ज़ीरोस, क्या वैल्यू निकली -1/2, और प्रोडक्ट की क्या वैल्यू निकली -1/2, सेम वही है, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, -1/2x प्लस 1/2, ठीक है। तो वहाँ पे माइनस की साइन दोनों में था। सो k x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस माइनस -1/2, ठीक है, ये हो गया। ओके, एलसीएम ले लें इसका, तो क्या हो जाएगा, k 2x स्क्वायर प्लस x -1, ओके, होल अपॉन 2, ये 2 बाहर k के साथ ले लेती हूँ, तो k/2 2x स्क्वायर प्लस x -1, ओके, बन गई हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. Find the value of m, also find LCM of 65 and 117. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 65m minus 117 के फॉर्म में। तो m की वैल्यू क्या है वो निकालना है और प्लस LCM निकालना है। देखो अब इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, HCF ऑफ 65 एंड 117 वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले हम फैक्टर्स निकाल देते हैं 65 के। 65 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 65 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 3, ओके, तो कितना हो गया 5 × 13, डन। और फैक्टर्स ऑफ 117 निकालें तो 117 3 का टेबल लगेगा, 3 3 ज़ा 9, 10 11 2, कितना होगा 9, ओके। अगेन 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ओके, तो क्या हो गया 3 × 3 × 13, ठीक है बेटा। तो HCF कितना आ गया बेटा,
कॉमन नंबर क्या है 13, तो HCF इज़ 13। इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसको यहाँ पे लेके आओ। सो HCF इज इक्वल्स टू 65m - 117। HCF कितना आया हमारा 13 आया। 13 इज इक्वल्स टू 65m - 117। ये 117 यहाँ पे ले लो, तो 13 + 117 इज इक्वल्स टू 65m। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, तो 117 में 13 प्लस कर लेते हैं 10 3 1। ठीक है, सो 130 इज इक्वल्स टू 65m। सो 130 डिवाइड बाय 65 इज इक्वल्स टू m। ओके, सो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बेसिकली m की वैल्यू आ गई 2, 1 × 2 × ओके, सो m आपका आ गया 2। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द LCM of 65 and 116। LCM of 65 and 117। ठीक है, तो फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं हम लोग। 5 ले लिया, 13 ले लिया, 13 यहाँ पर भी तो हो गया, 3 और 3 2 बार ले लिया, मतलब 9। ठीक है, ओके, तो 5 9 × 45, 45 × 13, 45 × 13 करेंगे, सो हम लोगों को मिलेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई थिंक 585 मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। सो 45 × 13, 585। ठीक है, क्लियर, डन ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ना 14th क्वेश्चन। अरे बच्चा जी इतने सारे क्वेश्चन करवा लिए, लाइक तो कर दो वीडियो को। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आ रही हूँ और मेरे को लाइक ही नहीं मिल रहे हैं इतने, क्या बात कर रहे हो यार। अब आप भी लाइक नहीं करोगे तो किससे करूँ मैं ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और अब कमेंट भी नहीं कर रहे हो, इतने अच्छे हम लोग अगर आपको सम्स दिलवा रहे हैं तो कमेंट तो कर दो, तो मुझे पता तो चले कि बच्चों को कैसा लगा मेरा वीडियो। तो चलो 14 क्वेश्चन शुरू करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. The first and last term, first term को हम A ले लेते हैं, that is 17. Last term को हम AN ले लेते हैं, that is 350. Okay. If the common difference is 9, D दिया हुआ है 9. How many terms are there? N निकालना है. And what is their sum? SN निकालना है। इतना easy, स्टैंडर्ड में पूछा गया है, बोलो। तो चलो पहले AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। AN इज इक्वल्स टू A + N - 1D। AN 350, A की जगह 17 + N - 1 और D की जगह 9। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। 350 - 17 इज इक्वल्स टू N - 1 ब्रैकेट में 9। ओके, सो 350 में से पहले हम लोग 17 को माइनस कर लेते हैं। ओके, -17 तो आएगा एंजल नंबर 333। सो 333 इज़ N - 1 9। ये 9 को डिवाइड में ले लो, सो 333 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू N - 1। ठीक है, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 37। सो 37 इज इक्वल्स टू N - 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 37 + 1 इज इक्वल्स टू N। ठीक है, तो N इज इक्वल्स टू 38। डन। अब SN निकालना है। नाउ SN इज इक्वल्स टू N/2 A + AN। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, तो मैं वो लंबा वाला जो 2A + N - 1D वाला नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली वाला शॉर्ट लगा देती हूँ। ठीक है, तो S38 सम ऑफ द 38 टर्म्स, N 38/2, A कितना है 17 और AN कितना था 350। ओके, चलो 38 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 19 आ गया। नाउ 350 को हम लोग 17 प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 367। ओके, सो S38 इज इक्वल्स टू 367 इंटू 19 इज इक्वल्स टू 6973। डन, क्लियर ना बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों 15th क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है,
अब देखो अभी जस्ट मैंने आपको रूट वाला क्वेश्चन सिखाया था ना, और मैंने कहा था कि वेरिएबल जो है ये तो कभी आ नहीं सकता नीचे, तो इसके लिए इसको सपोज करना पड़ जाएगा। देखो अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपॉन में x-1 है, सेकंड में भी x-1 है, तो दोनों का अपॉन सेम है ना, तो हम इस पूरे को सपोज कर लेंगे। लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू u एंड यहाँ पे y-2 है, तो 1/y-2 इज इक्वल्स टू v, ठीक है। चलो तो 5/x-1 है, तो जब ये अपॉन होगा तो ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। 5/x-1 को 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं ना, तो ये 1/x-1 की जगह पूरा u आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन को यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। 5u + 1v, तो सिंपल v लिख दें, इज इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/x-1, तो 6u - 3v इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है बच्चों। चलो एलिमिनेशन कर दें। एलिमिनेशन के लिए देखो v यहाँ पे साइन अपोजिट है, तो मैं इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करना चाहूँगी, और v में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँगी, ठीक है। तो क्या कर लेती हूँ मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। सो 3 × 5 = 15, 3 × v इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, और इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिख देंगे। 6u - 3v इज इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। 15 + 6 कितना हो जाएगा 21u इज इक्वल्स टू 7, तो u इज इक्वल्स टू 7/21, ओके। सो u इज इक्वल्स टू 1 × 3 = 1/3, इतना क्लियर हुआ, ओके। नाउ इस u की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में अप्लाई करेंगे तो v मिल जाएगा। पुटिंग u इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1 में डाल दूँ, नहीं 2 में डालती हूँ, इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या है 6u - 3v इज इक्वल्स टू 1, ओके। 6u की जगह क्या आएगा 1/3 - 3v इज इक्वल्स टू 1, ओके। ये 6 आया, ठीक है, 6 और ये u की जगह, तो 3 × 1 = 3 × 2 = तो क्या हो गया 2 - 3v इज इक्वल्स टू 1, ओके। ये v वहाँ और ये अंदर, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 3v, सो 1 इज इक्वल्स टू 3v, सो 1/3 इज इक्वल्स टू v, ओके। नाउ अब हमें तो आंसर चाहिए भैया x और y में, और हमारा आया है u और v में, तो चलो कर लेते हैं आगे काम। ये u हमने क्या सपोज किया था 1/x-1, तो लगा दें यहाँ पे 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3, दोनों को उल्टा कर ले, तो x-1 इज इक्वल्स टू 3, ये 1 यहाँ पे आया, तो x इज इक्वल्स टू 3 + 1, तो x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सिमिलरली 1/3 इज इक्वल्स टू v हमने सपोज किया था 1/y-2, 1/y-2, दोनों को शफल कर दें ऊपर, तो 3 इज इक्वल्स टू y-2, ये -2 यहाँ पे आएगा +2, तो y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, डन। y 5 आ गया x 4 आ गया, ओके। कैसे लग रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस, अच्छे लग रहे हैं? लग रहे हैं आपको स्टैंडर्ड टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं? पेपर तो वही है, ओके। तो अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं लिस्ट में, करते जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है इजी बट मज़ेदार है। देखो, एन अडल्ट एंड अ माइनर बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आर 2 मीटर्स अपार्ट, ठीक है। अब एक अडल्ट है, अब अडल्ट की हाइट ज़्यादा ही होगी, ओके, और एक छोटा सा लड़का है माइनर, ठीक है। ये अडल्ट को ए बी मान लेते हैं और इसको हम सी डी मान लेते हैं, ठीक है, इतना, ओके। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? दे आर 2 मीटर्स अपार्ट, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे मैंने 2 मीटर लगा दिया, इतना क्लियर। चलो, द हाइट ऑफ द अडल्ट इज़ 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द माइनर बॉय।
अब माइनर बॉय से अडल्ट की हाइट 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स है ना, 4 गुना ज़्यादा है। तो हम सपोज़ कर लें, ठीक है, लेट की जो माइनर है उसकी हाइट को हम लोग x ले लेते हैं, तो अडल्ट की हाइट क्या हो जाएगी 4x। समझ आ रहा है ना, ठीक है। माइनर जो लड़का है, जो छोटा सा लड़का है, उसकी हाइट को x ले लिया, ठीक है। तो अडल्ट जो है वो कह रहा है कि 4 गुना ज़्यादा है उससे, तो 4x हो गया। इतना क्लियर हो गया। इफ़ एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर फीट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप आर कॉम्प्लीमेंट्री। मिड पॉइंट पे हम उनकी फीट के मिड पॉइंट से हम एंगल देख रहे हैं। अब ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, इसको मैं f नाम दे देती हूँ। तो इसका मतलब कि ये 1 हो जाएगा, ओके, और ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो है वो देखना था यहाँ से, ठीक है। समझो कि यहाँ पे जो है वो बंदर बैठा है, ठीक है। बंदर जो है वो इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है, ठीक है। ये मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है बंदर। अब क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि उन दोनों का एंगल्स जो है वो 90 के रिलेशन में है, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ना। तो लेट्स से कि ये वाला जो एंगल है इसको थीटा ले लिया मैंने, तो ये वाला एंगल बेटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। ये 1, ये नीचे 1 और ये नीचे 1। इतना क्लियर हो गया। कह रहा है कि माइनर की हाइट निकालो, ठीक है, बात समझ आई, ओके। सो नाउ लेट्स टेक द ट्रायंगल ABF, ट्रायंगल ABF, ठीक है। साइड में ड्रॉ कर देती हूँ मैं, आपको तकलीफ ना हो जैसे समझने में। ABF, ये आपको 1 मीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पे ज्वाइन है इसके लिए 1 आ गया। ये 4x है और ये अपने को थीटा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि थीटा के ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, 10 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BF। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू AB मतलब 4x अपॉन 1। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4x। इसको इक्वेशन 1 नाम मान के रख दें, ठीक है। अब कर रहे हैं ये वाला CDF, ध्यान देना CDF एंगल कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। नाउ क्या आ रहा है CDF, ये F पे एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, ओके। ये भी है अपने को 1 और ये है x। क्या लगाएंगे, देखो ये हो गया F, ओके, F ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया ऑपोजिट, ओके। तो क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट x अपॉन एडजेसेंट 1, ओके। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही तो होता है ना। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x। इतना क्लियर हो गया। नाउ वी नो वन रिलेशन, वो रिलेशन ऐसा होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन होता है, ठीक है, चैप्टर 8 में। तो tan थीटा जो है 4x है, कॉट थीटा जो x है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या हो गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसका मतलब कि x कितना हो गया 0.5 मीटर। और x हमने किसको माना है बेटा, x हमने मान लिया है माइनर बॉय की हाइट को। दैट मीन्स thus the height of minor boy is 0.5 मीटर, ठीक है। कैसा रहा क्वेश्चन, मज़ा आया है ना, इजी एक्चुअली। पता है वो आपको नहीं टेक्स्ट बुक में है, वो हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर प्रूव करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्चुअली तो देखा जाए वो वाला क्वेश्चन, और आपको एक क्वेश्चन और है जहाँ पे ना 2 चीज़ें ऑपोजिट होती है, बीच में उनका वो नियर पॉइंट निकालना होता है। इन लोगों ने क्या किया, उन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके ये वाला क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। आया समझ में, ठीक है, वैसा ही है ऑलमोस्ट। मज़ा आया, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों एक और मज़ेदार क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन द फिगर
ए बी इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ठीक है, ए बी टेंजेंट दिया हुआ है, सेंटर ओ का सर्कल है। प्रूव दैट बी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। बी पी क्यू, ओके। तो आपको बी पी क्यू, ओके, ये वाला है, ये एंगल आपको पी आर क्यू के इक्वल बताना है, पी आर क्यू के इक्वल बताना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड, अभी ऑल्सो बाद में देख लेते हैं, पहले इतना निकाल देते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है बी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। डन इतना, ओके। ना बेटा देखो, ध्यान दो सॉल्यूशन पे। देखो पहली बात तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये सेमी सर्कल की लाइन है क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। तो सेमी सर्कल पे जब भी कोई ट्रायंगल बनता है बेटा तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। ओके, ये वाला रूल पता होगा आप लोगों को। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देना बेटा मैं क्या क्या लिखती जा रही हूँ। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90। क्यों भाई? बिकॉज एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, इसके लिए। अच्छा, अब आप ध्यान दो, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल ना। ऑल्सो कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी इज इक्वल्स टू 180। ओके, देखो तीनों एंगल आ गए, एंगल क्यू आ गया, एंगल पी आ गया, एंगल आर आ गया। ओके, तीनों एंगल्स का प्लस 180 हो गया। ओके, पी क्यू आर 90 है तो मैंने यहाँ पे 90 लगा दिया। 90 प्लस क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी इज इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। ये 90 वहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी इज इक्वल्स टू 90। इतना क्लियर? ठीक है, ओके। अब मैं इसको यहीं ब्लॉक कर लेती हूँ क्योंकि कुछ आगे है नहीं मेरे पास खास। ओके, अब फिगर को दोबारा देखो, निहारो फिगर को, आपको एक और चीज़ पता चलेगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पता चला कुछ? देखो मैं बताती हूँ। ये सेंटर है, मतलब रेडियस, यहाँ से रेडियस बात करते हैं। मैंने अभी एक दो क्वेश्चन पहले आपको बताया कि सर्कल में जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के 90 डिग्री होता है, और इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी टेंजेंट है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो आर पी बी कितना हुआ, 90। आर पी बी कितना हो गया, 90। ओके, तो चलो लिख देते हैं हम लोग। ऑल्सो एंगल आर पी बी 90। ओके, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये जो आर पी बी है, ये वाला फिगर पे ध्यान दो, छोटा वाला आर पी बी। यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है और इसके लिए वो 90 दो हिस्सों में कट जा रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब ये वाला हिस्सा जो है ये आर पी क्यू है, ध्यान दो, ध्यान दो, आर पी क्यू है, और दूसरा हिस्सा क्या है, क्यू पी बी। अगर मैं इसको क्यू नाम दे दूँ तो ये क्या हो गया, आर पी क्यू, और ये क्या हो गया, भी पी क्यू। ठीक है, तो चलो हम लिख देते हैं, लिख देते हैं, ध्यान दे देना, आर पी क्यू, याद कर लो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आर पी क्यू प्लस भी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180। डन, डन, ओके, ओके। देखो अभी, अब ये वाला जो है ना उसको ध्यान से देखो, जो मैंने ब्लॉक किया है, क्यू पी आर नज़र आ रहा है। अब देखो क्यू पी आर या आर पी क्यू क्या फ़र्क पड़ता है, बीच में एंगल पी है ना, बीच में एंगल पी है ना, एंगल पी की बात हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस
क्यू आर पी लिख सकती हूँ, मैंने इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लिया और इसको इक्वेशन 1 डाल दूँ, और ये जो आर पी क्यू है इसको यहाँ पे लिख दूँ। तो 90 माइनस क्यू आर पी प्लस बी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180, ओके, इज इक्वल्स टू, सॉरी 90 है ना, 90, सॉरी हाँ 90। नाउ देखो ये 90 और ये 90 कट गया, तो क्या बचा, माइनस क्यू आर पी प्लस बी पी क्यू प्लस बी पी क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वल टू में 90 चला गया, कैंसिल आउट, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लूँ, तो माइनस क्यू आर पी इज इक्वल्स टू माइनस बी पी क्यू, ये माइनस माइनस हटा दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, क्यू आर पी इज इक्वल्स टू बी पी क्यू, ओके। इस क्यू आर पी को हम लोग पी आगे मतलब कि पी आर क्यू लिख सकते हैं ना, बीच में एंगल आर है, ठीक है, ये बाकी के दोनों को अपन शफल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आर क्यू इज इक्वल्स टू बी पी क्यू, देखो देखो प्रूव करना था, बी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, बी पी क्यू इक्वल्स टू पी आर क्यू, हो गया प्रूव, यस हो गया, ओके प्रूव्ड, डन। अच्छा अब क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी चीज़ और आगे इन्होंने बोली है, इन्होंने क्या बोला है कि आर पी क्यू निकालो, आर पी क्यू निकालो, ये वाली चीज़ निकालनी है कब, जब बी पी क्यू 60 हो, जब बी पी क्यू 60 हो, ठीक है ना। देखो पूरा कितना होता है 30 और 90, पूरा कितना होता है 90, 60 है तो कितना हो गया 30 हो गया ना, ये वाला ठीक है, इसी पे रखना है, मैं यहाँ पे कर दूँ, ओके। अब क्या पेज वेस्ट करूँ इसके लिए, देख लो। सो नाउ इन्होंने बोला है कि आर पी क्यू निकालो और बी पी क्यू की वैल्यू 60 दी हुई है, इक्वल्स में क्या हो गया 90, इसी को ही यहाँ पे लेना है, ठीक है। सो आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो दैट इज़ 30, तो आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 30, आंसर, ठीक है, डन। आया पसंद क्वेश्चन, ओके। आई होप कि आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस की आशा कर रहे होंगे मुझसे कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताऊं मैं आपको, तो चलो चलते हैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को करने के लिए। आइए बच्चों 18th क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है ना, अच्छे लग रहे क्वेश्चंस, तो फिर कमेंट करो ना, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता शेयरिंग से किसी का केयरिंग हो जाए ना, किसी बच्चे को हेल्प मिल जाए, किसी बच्चे का मैथ्स सुधर जाए, क्या बात कर रहे हो, है ना। चलो ओके, सो 18th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर ए डी हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है, ओके। प्रूव दैट, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो गिवन में हमारे पास पहले तो दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। और आपको ए डी परपेंडिकुलर बोला गया है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से कि जब परपेंडिकुलर होता है ना तो 90 तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वो साथ ही साथ बी सी को मिड पॉइंट पे काटता है इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। चलो सो ए डी सी 90 डिग्री है और आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बी डी स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ना। ट्रायंगल अगर हम लोग ये ले लें ए बी डी ना, ए बी डी ट्रायंगल ले लें, तो देखो आप बोलोगे मैम आप ए डी सी क्यों नहीं ले रहे हो, अरे यार बेटा देखो ना मुझे क्या चाहिए, बी डी चाहिए ना, तो मैं ट्रायंगल वो लूँ ना जिसमें बी डी, मुझे डी सी मुझे लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ओके। सो क्या करूँगी मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर करूँगी, ट्रायंगल ए डी बी जिसके अंदर एंगल डी 90 डिग्री है
जहाँ पे 90 दिख जाए, पाइथागोरस बाबा की जय हो। बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है इतना? यस मैम, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दो बेटा जी, हम लोग इस ए बी की जगह, ओके, हम लोग इस ए बी की जगह बी सी लगा सकते हैं। हाँ मैम, लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी बी सी ए सी इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, पर क्यों लगा रहे हैं, आगे आएगा, बता रही हूँ मैं क्यों लगा रहे हैं। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये क्यों किया? बिकॉज गिवन में हमने रीज़न पहले ही दे दिया है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मैम हमको जल्दी जल्दी बताओ, हमने बी सी क्यों लिया? मैंने बी सी इसके लिए लिया बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज ऑल्सो एक्ट एज मीडियन। एल्टीट्यूड जो है वो मीडियन की तरह काम करता है। मीडियन का मतलब होता है कि वो साइड को दो हिस्सों में काटता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है, ओके, वो BD का डबल हो जाएगा। मतलब BD जो है, ये BD जो है वो BC का हाफ हो जाएगा। ठीक है, मीडियन है। तो अब ना मैं यहाँ पे इस BC की जगह मैं BD अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ मैम, ठीक है, तो इसके लिए मैंने इतना सब गंजमारी की, क्योंकि मुझे BD चाहिए था। BD का रिश्ता सिर्फ BC से होकर निकलता और किसी से होकर निकलता नहीं है। और BC का रिश्ता जो है वो AB के साथ था इक्विलेटरल के हिसाब से। तो मैंने बस रिश्ते जोड़ती गई और बोला ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये रिश्ता कहलाता है कि AB की जगह BC लिख दिया और BC की जगह भी मैं 2BD लिख दूंगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया BC की जगह पर 2BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये BD यहाँ पे ले लो, तो 4BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। 4 माइनस 1 कुछ भी नहीं था, 1 ना, 3। ओके, सो 3BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। प्रूव्ड। मैम हो गया, देखो हो गया। 3BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, या तो फिर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3BD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 3BD स्क्वायर। हो गया प्रूफ। ओके, सोचो कितने मार्क का सम होगा ये? 4 मार्क का। ओके, 4 मार्क में ये वाला सम बोर्ड में पूछा गया है। चलो, कैसे लग रहे क्वेश्चंस? मज़ेदार ना? ओके, कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस कर लेते हैं और भी। चलिए बच्चों, 19th क्वेश्चन। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. Okay. So क्या है? A solid is in the shape of a cone standing on the hemisphere. Okay. cone है और hemisphere से जुड़ा हुआ है। ठीक है। Okay. With both their radii being equal to 1 centimeter, दोनों का रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन दिया हुआ है एंड हेमिस्फीयर दिया हुआ है। सो कोन का रेडियस 1 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, विथ बोथ रेडियाई वन बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियाई। अब कोन की हाइट जो है वो रेडियस की इक्वल है, और रेडियस की इक्वल मतलब कि 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो क्या है बेटा यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन बस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, आपको बोला गया है कि वॉल्यूम निकालना इन टर्म्स ऑफ पाई, तो मैं काम करूँ तो पाई को बाहर निकाल देती हूँ। तो 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब।
ओके। पाई 1/3, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है, 2/3 रेडियस 1 है, ठीक है। तो वैल्यू सप्लाई कर दी। सो पाई 1 का स्क्वायर 1 1, तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 2/3। सो पाई सेम डिनोमिनेटर है तो 1 + 2 होल अपॉन 3। सो पाई 1 + 2 इज़ 3, 3/3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो दैट इज़ पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डन, क्लियर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सो बच्चों 20th क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो बच्चों क्या बोल रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर, मतलब कि मिड पॉइंट्स के आपको वैल्यूज़ दी हुई है। लेट्स से कि इसका मिड पॉइंट B है, ओके, D, ये हो गया E और ये हो गया F। ओके, तो ये वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे D का दिया हुआ है 9/2, -6, E का दिया हुआ है 4, 1 और F का दिया हुआ है 7/2, -1। तो कह रहा है कि आपको ABC के जो वर्टाइसेस है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। लाइक लेट्स से इसको x1 y1 दे देते हैं, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, ये हमें निकालना है। सम लंबा है, पहले बता दूं, इजी है पर थोड़ा लंबा है। ठीक है, चलो ना, देखो बेटा, अब आप सबको छोड़ दो, सिर्फ इसको ध्यान दो। ये AB लाइन है, ओके, ये पॉइंट A और पॉइंट B है, और D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, याद है ना मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 + x2/2, याद है। ठीक है, तो बस वही चीज़ करनी है, बस वही चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे D मिड पॉइंट ले लिया, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9/2, -6 इज इक्वल्स टू, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो बट ऑब्वियसली AB लेना पड़ जाएगा, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। वैल्यूज तो कुछ है नहीं हमारे पास। ओके, दैट मीन्स कि ये x के साथ जाएगा और ये y के साथ जाएगा। सो 9/2 इज इक्वल्स टू x1 + x2/2, -6 इज इक्वल्स टू y1 + y2/2। ठीक है, 2 कैंसिल, तो 9 इज इक्वल्स टू x1 + x2 आ गया, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 6 = 12, तो -12 इज इक्वल्स टू y1 + y2। दैट्स इट। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए, तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देती हूँ। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना, क्लियर ना। ओके, अब ये जो मैंने निकाला है, ये मैंने निकाला है फॉर AB। अब सिमिलरली फॉर BC निकाल दूँ। चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नाउ फॉर BC के लिए E मिड पॉइंट है। ठीक है, E मिड पॉइंट है, साथ साथ थोड़ा देखते जाओ कॉर्नर में। तो क्या हो जाएगा, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मतलब कि x2, ये क्या है x2 + x3 / 2। x1 + x2 होता है ना, बस वहाँ पे से अपन वैल्यूज लिख देते हैं, लाइक x2 + x3 / 2, और ये क्या हो जाएगा, y2 + y3 / 2। ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब अगेन x इकट्ठे ले लें, तो 4 इज इक्वल्स टू x2 + x3 / 2, और ये 1 इज इक्वल्स टू y2 + y3 / 2। ठीक है, ये 2 को यहाँ पे लेके आओ, तो 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू x2 + x3, और यहाँ पे 2 यहाँ पे लेके आओ,
तो 2 1 ज़ा 2, 2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब सिमिलरली देखो AB हो गया, BC हो गया, अभी निकालना है AC याद करके रहो, F क्या है 7/2 -1 और x1 और x3 वाला रिलेशन रहेगा। ठीक है, 1 और 3 AC के लिए। ओके, सो नाउ फॉर AC क्या है यहाँ पर F क्या था, मैं लेट मी चेक, 7/2 -1। ठीक है, 7/2 -1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर? चलो, सो x वाले इकट्ठे ले लें। 7/2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ये 2 कैंसिल, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 7, ये 2 यहाँ पे आएगा, -2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3। ओके, ये हो गया इक्वेशन 5 और ये हो गया इक्वेशन 6। फाइनली हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग इन इक्वेशंस के साथ एलिमिनेशन, एडिंग वगैरह करके हमें वैल्यूज़ निकालनी होंगी। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, देखो बात को सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ। आपको ये x की इक्वेशन दिख रही है? हाँ मैम, तो ये नंबर क्या है 1। ये x की इक्वेशन दिख रही है? हाँ मैम, नंबर क्या है 3। और ये x की इक्वेशन नंबर क्या है 5। हम सारे x एक्सिस वाले, मतलब सारे x वाले को हम लोग प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँगी, एडिंग 1 3 एंड 5। ओके, क्या होगा, देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9, तो x1 प्लस x2 प्लस ये क्या है x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 प्लस ये क्या है x1 प्लस x3। ओके, इज इक्वल्स टू क्या था, पहले में 9 था, सेकंड में क्या है 8 है, और थर्ड में क्या है 7 है। ओके, हो गया, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, मतलब तीनों को मैंने, तीनों इक्वेशंस के x को इक्वल्स टू में जो उनकी वैल्यू उनको प्लस कर लिया। अब देखो x1 2 बार है, x2 2 बार है, x3 2 बार है, तो बाहर 2 लिख कर x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दे, इज इक्वल्स टू क्या होगा 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24। ये 2 यहाँ पे लेके आ जाऊँ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा 12। ओके, डिवाइड में चला गया। इतना आया समझ में? ओके, नाउ अब क्या करोगे मैम? अब क्या करूँगे तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, एक चीज़ मुझे पता है। क्या पता है? देखो सुनना, मुझे x2 प्लस x3 की वैल्यू दी है, मैंने निकाली अभी भी, कितनी निकाली 8। यहाँ पर x2 प्लस x3 नज़र आ रहा है? हाँ मैम, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर लूँगी। मैंने कहा था लंबा है, ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा है, ये 4 मार्क में पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो अब इसको मैं नंबर 7 डाल के अभी रख देती हूँ और अभी ऐड करते जाएंगे। मैं पेज शिफ्ट कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू टोटल कितना था 12। ओके, अब आपके पास 3 इक्वेशन आई थी जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, एक आई थी आपको x1 प्लस x2 जिसका वैल्यू था, लेट मी चेक, 7 ही था, नहीं 9। ओके, फिर x2 प्लस x3 की वैल्यू आई जो 8 आया, x2 प्लस x3 8 आया, है ना, और फिर x1 प्लस x3 7 आया। क्या करेंगे बेटा, ये 2 की वैल्यू अप्लाई करते जाओगे और जो सिंगल बचेगा उसके लिए निकालते जाओगे। बात समझ आई? देखो, जैसे कि
x1 प्लस x2 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 9 लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो 9 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, सो ब्लर क्यों हो जा रहा है, ठीक है। सो x3 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9, तो x3 कितना हो गया, 3। क्लियर इतना। अब सिमिलरली दोबारा से इसको लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। अब ये मैंने कर दिया। अब x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 8, तो मैंने यहाँ पे 8 रख देना है। तो x1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12, तो x1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8, तो x1 इज इक्वल्स टू 4। आ गई x1 की वैल्यू। ठीक है, दोबारा से इसको लो। ऐसा आप नहीं एरर करके आना एग्जाम में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ओके, तो ये भी हो गया। अब क्या है, x1 प्लस x3 7। ओके, तो x1 प्लस x3 मिलाकर 7, तो क्या बचा x2। तो x2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12, कितना बचेगा, 5। तो इन शॉर्ट आपके पास x1 2 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही सेम चीज़ हम करेंगे y के साथ। ओके, नाउ एडिंग इक्वेशंस। अब x की 1 3 5 था ना, तो y का क्या होगा, 2 4 6। अब मैं डायरेक्टली लिख दूँ। ठीक है, 2 बार आया था ना, y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 बार। ओके, इनकी वैल्यूज़ देख लेती हूँ। जैसे y1 प्लस y2 की है -12। ओके, फिर y2 प्लस y3 की थी 2, और फिर y1 प्लस y3 की है -2। ठीक है, अब ये 2 और -2 यहीं कट गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू, ये 12 बचा, 12 डिवाइड बाई 2 तो -6। ठीक है, ये हो गया -6। इस इक्वेशन को मैं अभी तक कितने नाम दिए, 7 नाम दे दिया ना, तो इस इक्वेशन को मैं 8 नाम दे देती हूँ। बस अब सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और y1 y2 y3 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6, और आपको y1 प्लस y2 12 दिया था, -12। ऐसे पिक्चर की तरह से सम देखना मत बेटा, पिक्चर नहीं चल रही है, साथ साथ में करते जाओ तो पता चलेगा, वरना नींद आना शुरू हो जाएगी भाई। y2 प्लस y3 2, और y3 प्लस y1 -2। ठीक है, आगे सारी वैल्यूज़। चलो पहले y1 प्लस y2 क्या है, -12, y1 प्लस y2 -12 लगा देते हैं। -12 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6, इसको यहाँ पे ले लिया, तो y3 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 12, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। डन। चलो इसको दोबारा ले लेते हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6, y2 प्लस y3 की वैल्यू ये हो गया ना, y2 प्लस y3 की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे, प्लस 2 इज इक्वल्स टू -6, ये वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो y1 इज इक्वल्स टू -6 -2, तो y1 की वैल्यू -8। ठीक है, ओके, फिर से करेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -6, ये हो गया। y3 और y1 की जगह -2, y3 और y1 की जगह -2, तो y2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -6, तो y2 इज इक्वल्स टू -6, वहाँ चला जाएगा तो +2, तो y2 इज इक्वल्स टू -4। ओके, तो फाइनली a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y1, b के क्या थे, x2, y2, और c के क्या थे, x3, y3। तो बेसिकली चलो वैल्यूज लगा दें। अब हम लोगों ने यहाँ पे x1 निकाला था, ये रहा 4, और y1 हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर -8। ठीक है, सो ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो a की x की जगह पर x1 ये रहा 4, और y1 ये रहा -8, तो a की फॉर्म आ गई वैल्यूज़, b x2 5, y2 -4।
और C x3 3 और y3 ऊपर है 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर समाप्त होता है। डन, समझ आया बच्चों? सो बच्चों यहाँ पे ओके, जो मुझे लगे सम्स मैंने आपको करवाए और ये सारे बोर्ड में पूछे गए हैं वही सम्स मैंने करवाए, जिसमें मैंने पहले कहा था, दोबारा कह रही हूँ। अच्छा, अब मुझे आपसे एक्चुअली क्वेश्चन पूछना है, वो ये पूछना है कि आपको इस तरीके के और सम्स चाहिए? तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप प्लीज़ ये वीडियो कितने, अभी तो मैं एडिट करूँ पता चलेगा कि सब पॉइंट्स ज्वाइन करूँ मैं, तो पता होगा कि कितने टाइम का है। तो जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई ज़रूर कर लेना, ठीक है, कि आपको अगर ऐसे ही और ज़्यादा सम्स चाहिए तो मुझे फटाफट रिप्लाई करना, ताकि मैं वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि वीडियो बनाना होता है, फिर ना मर्ज करने होते हैं सारी चीज़ें, देन अपलोड करना होता है, तो उसमें भी हमारा कम से कम लाइक 2 घंटे चले ही जाते हैं हम लोगों के, तो फिर क्या उसमें टाइम लग जाता है। तो आप मुझे फटाफट मैसेज कर लेना अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, मैं स्टैंडर्ड वालों से पूछ रही हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे फटाफट से मैसेज कर लेना, ओके, ताकि मैं और ऐसे सम्स बना पाऊँ। तो चलो बच्चों, वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मैं कुछ और बनाना शुरू कर देती हूँ तब तक आपके लिए, ठीक है, ऐसे आपको खाली तो बैठना नहीं है, तो अभी मैं कुछ और मटेरियल भी स्टार्ट कर लेती हूँ प्रिपेयर करना, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ओके, बहुत जम के मेहनत करो, चलो बाय बाय।